एसिड बेस सॉल्ट का ये लास्ट वीडियो होने वाला है सॉल्ट के ऊपर, है ना। अब अभी तक हम लोगों ने एसिड कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ चुका है, क्या होता है, किस टाइप का होता है, इसका एसिड के बारे में हर कुछ। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े बेस, उसके बाद हम लोग पढ़े इंडिकेटर और इम्पोर्टेंस ऑफ ईपीएच, और इसका ये लास्ट वीडियो, उसका नाम है सॉल्ट, है ना। अब ध्यान से देखेंगे, सॉल्ट का मतलब जनरल हम लोग समझ लेते हैं नमक, है ना, टाटा नमक, या फिर हम लोग घर में जो खाते हैं वो नमक। तो ये बात दिमाग से हटा दीजिए कि केमिस्ट्री में सॉल्ट का मतलब नमक होता है। डेली लाइफ में सही है कि सॉल्ट का मतलब नमक होता है, लेकिन केमिस्ट्री के भाषा में सॉल्ट का मतलब होता है एसिड और बेस दोनों से मिल के बना हुआ कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। याद रहेगा ये बात, ठीक है। कुछ सॉल्ट ऐसे भी होते हैं जैसे कि हमारा सोप, ये भी एक तरह का सॉल्ट ही है ना। फेरस सल्फेट, ये भी एक तरह का सॉल्ट ही है ना। ब्लीचिंग पाउडर, ये एक सॉल्ट ही है। बेकिंग सोडा, ये भी एक सॉल्ट ही है। क्या हम लोग ये सारा सॉल्ट खाते हैं क्या? नहीं, ये खाने वाला नमक नहीं है। अभी हम बोले कि सॉल्ट का मतलब क्या है, एसिड और बेस से मिल के बनने वाला जो भी कंपाउंड होता है वो क्या होता है, केमिस्ट्री की भाषा में सॉल्ट कहलाता है। तो देख सकते हैं सॉल्ट का भी डेफिनेशन वही है, सॉल्ट्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ एसिड रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। रेडिकल का मतलब होता है पार्ट, है ना। पूरा एसिड का रेडिकल उठ के आ जाएगा, मतलब जो भी नेगेटिव पोर्शन होगा, और बेसिक रेडिकल पॉजिटिव पोर्शन होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। एज फॉर एग्जाम्पल NaCl, तो NaCl जो होता है हमारा प्लस और माइनस से मिलकर बना होता है, ये भी एक तरह का सॉल्ट है। तो ये आया हमारा एसिड रेडिकल से, कौन सा एसिड, HCl एसिड से। ये आया हमारा बेस से, कौन सा बेस से, तो आंसर है NaOH। बेस OH दे देता है, एसिड H दे देता है, और ये मिलके क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ द रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। सॉल्ट जब भी बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण बनता है। अब यहाँ पे है फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो ये बड़ा विचित्र बात है कि सर सॉल्ट का भी फैमिली होता है क्या, परिवार, खानदान, इसका कहाँ से होने लगा। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट का मतलब ये है कि अगर दो या दो से अधिक सॉल्ट में सेम चीज़ कॉमन हो जाए, कुछ ना कुछ सेम हो जाएगा, जैसे कि नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन कॉमन हो जाए, तो जो चीज़ कॉमन रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे उसी का वो फैमिली है। एज फॉर एग्जाम्पल NaCl, Na2CO3 और Na2SO4, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ हो जाएगा हमारा सोडियम सल्फेट। ये तीनों में एक बात तो कॉमन है, सोडियम, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया हम लोग फैमिली ऑफ सोडियम। इसमें देख लेते हैं कॉपर सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, इसमें सब में सल्फेट फैमिली क्या कॉमन है, इसीलिए हम लोग इसका नाम रख दिए फैमिली ऑफ सल्फेट। तो यही हमारा फैमिली ऑफ सॉल्ट का डेफिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि सॉल्ट का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो पहला प्रॉपर्टी है दे आर आयनिक कंपाउंड्स। सॉल्ट जितने भी होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कहने का मतलब हो आयन से मिलके बने होते हैं, प्लस और माइनस आयन से। अब आयनिक कंपाउंड होगा तो पानी में घुलते ही क्या हो जाएगा, आयन्स में टूट जाएगा। आयन्स में टूट जाएगा तो फ्री चार्ज पार्टिकल हो जाएगा, और फ्री चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। तो दूसरा पॉइंट वही कहता है देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन्स, है ना। अगला है इट मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। चूंकि ये सॉल्ट एसिड और बेस से मिल के बना है, एसिड और बेस से मिल के बना है, तो हो सकता है कि दोनों का कैरेक्टर कभी बराबर ना हो। अगर एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा, बेस कमज़ोर रहा, तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा, इसका कैरेक्टर ज़्यादा आ जाएगा। अगर इसका कैरेक्टर ज़्यादा हुआ तो ये बन जाएगा बेसिक सॉल्ट, और दोनों बराबर रहा, दोनों स्ट्रॉन्ग रहा, तो ये हमारा बन जाएगा न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ ये दोनों तीनों कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस किस चीज़ से मिलके बना है। अगला पॉइंट है इट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड ड्यू टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्रिस्टलाइन वर्ड का मतलब होता है ये परफेक्ट रीअरेंजमेंट पार्टिकल होता है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ एडजस्टेड होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है। जब आप फॉर्मूला लिखेंगे जैसे कि FeSO4 का, तो FeSO4 में .7H2 मिलता है। ये जो .7H2 है वही है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी के कारण बहुत सारा प्रॉपर्टी सॉल्ट के अंदर आ जाता है। कैसा कैसा आ जाता है, जैसे कि FeSO4 को अगर आप देखेंगे तो ये होता है वाइट कलर का, लेकिन जब इसको देखेंगे तो ये होता है ग्रीन कलर का, है ना। तो ये क्यों हुआ, ध्यान से देखिए, यहाँ .H2 नहीं है, यहाँ .H2 है। ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसके वजह से कलर आ जाता है, उसमें क्रिस्टलाइन नेचर आ जाता है, और वो अलग अलग तरीके के फॉर्म में, कलर फॉर्म में दिखने लगता है, ठीक है। तो आगे हमारा पीएच ऑफ सॉल्ट, है ना। सॉल्ट का भी अपना पीएच होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो एसिडिक, बेसिक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसी से तो मिल के बना है ना, एसिड या बेस। तो पहला है हमारा
pH इज इक्वल टू 7। अगर किसी सॉल्ट का pH 7 होता है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल होगा, ना एसिडिक ना बेस। ये तभी पॉसिबल है जब हमारा एसिड भी स्ट्रांग हो और बेस भी स्ट्रांग हो, तब जाके न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है HCl प्लस NaOH। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए बना है हमारा सॉल्ट NaCl, और ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। किसी के मन में ये आ रहा होगा कि सर दोनों स्ट्रॉन्ग रहा तो न्यूट्रल, अगर दोनों वीक रहा तब भी तो होगा। तो ये सही बात है कि दोनों वीक रहा, वीक एसिड और वीक बेस, दोनों केस में हमारा फिर से सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल ही। मगर ये रिएक्शन बड़ा कम देखने मिलता है, क्योंकि अगर दोनों वीक रहा तो रिएक्शन बड़ा स्लो होगा, चांस कम है होने का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट है तो पक्का pH क्या होगा, 7 से कम होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड का मात्रा जो होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जो बेस होगा वो हमारा कैसा होगा, वीक बेस होगा, तब जाके कैसा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे एसिड जीत रहा है। इसका एग्जाम्पल हो गया HCl, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस है। अब ये हो जाएगा जो सॉल्ट बना NH4Cl, ये हमारा बन जाएगा एसिडिक सॉल्ट, है ना। अब आपको अगर ये सब याद रखने में दिक्कत हो रहा है तो आप एक एक काम कीजिए कि कुछ 3-4 एग्जाम्पल याद रख लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का, मतलब 2-4 सब एग्जाम्पल याद रख लीजिए और खुद से आप रिएक्शन बना सकते हैं, है ना। एक एसिड ले लीजिए और एक बेस ले लीजिए और दोनों को रिएक्ट कराइए तो आपका एक सॉल्ट रेडी हो जाएगा और वाटर बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर ये ट्रिक समझ लेंगे ना तो थोड़ा सा याद करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप खुद से बना सकते हैं। जैसे कि कोई भी आप एसिड ले लीजिए और इस एसिड में से और एक बेस डाल लीजिए, जैसे कि यही NH4OH को रख लेते हैं। हमेशा आपको क्या करना है, एसिड में से H हटा देना है, ये H प्लस बन के बाहर चला जाएगा और यहाँ बन जाएगा Cl माइनस, और बेस में से क्या करना है, OH हटा देना है, ये OH माइनस बन के बाहर निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा प्लस। अब ये प्लस और ये माइनस आपस में कंबाइन करके हमेशा प्लस वाले को पहले लिख दीजिए और माइनस वाले को बाद में, ये आपका एक सॉल्ट रेडी हो जाएगा। अब इसमें प्लस माइनस हटा दीजिए NH4Cl, और जो OH माइनस और H निकला है वो बन जाएगा आपका वाटर। हमेशा ऐसे ही कीजिए, आपका रिएक्शन हो जाएगा, जिससे आपको याद रखने का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी बना सकते हैं। ऐसे ही अगर याद रख सकते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है हमारा बेसिक सॉल्ट। अब ये बेसिक सॉल्ट है तो जाहिर सी बात है इसका pH क्या होगा, 7 से ज़्यादा। 7 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 8, 10, 12, 15 नहीं 14 तक हो सकता है। ठीक है, वीक एसिड ये तभी बनेगा जब बेस आपका स्ट्रांग हो और बेस एसिड आपका वीक हो, तो आप कौन जीत जाएगा, बेसिक जीत जाएगा स्ट्रांग की वजह से, तो ये बन जाएगा बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट और वाटर। अब इसके लिए आपको अगर याद रखना है तो आप कोई भी एक कमज़ोर एसिड चुन लीजिए, तो ये कार्बोनिक एसिड है हमारा, ये एक वीक एसिड होता है, और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। आपको सिखाया है अभी हम कि बेस में से आपको OH निकाल देना है और एसिड में से आपको H हटा देना है, तो ये बन जाएगा CO3 कार्बोनेट आयन, ये बन जाएगा Na+ और CO3 2-। क्रिस क्रॉस अगर आपने जानते होंगे, सीखे होंगे, तो इसका फॉर्मूला आप बना सकते हैं, ये हो जाएगा Na2CO3। आपका सॉल्ट रेडी हो गया, आप वाटर लिख दीजिए बाद में। क्लियर है, ये हो गया पूरा सॉल्ट का वैरायटी के बारे में। तो सॉल्ट 3 तरह का हो सकता है, एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल। आपको हमें कुछ कुछ याद रख लेना चाहिए, है ना। उससे क्या होगा कि आगे चल के पढ़ने में सब काम आएगा, कभी इसका यूज़ समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। एक टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग ने इसका जिक्र किया था कुछ देर पहले। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है जितना भी वाटर मॉलिक्यूल आपको अटैच नज़र आएगा किसी भी सॉल्ट में, उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि इसका नाम हम लोग जानते हैं ब्लू विट्रॉल, इसमें देख रहे हैं डॉट 5H2 है, तो यहाँ पे इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का वैल्यू हो गया 5। Na2CO3.10H2 ये एक वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है जिसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10। FeSO4.7H2 ये हमारा क्या है, ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला, जिसमें 7H2 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया 7। एक बात याद रहे, ये जो डॉट H2O करके होता है वो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिएक्ट किया, इसका मतलब ये कि वो पानी को अपने अंदर घुला लिया है, और घुलाया कुछ इस तरह से है कि इसका मॉलिक्यूल सारा रीअरेंज्ड हो गया। पानी हर जगह बराबर पहुंचता है, उसके कारण एक परफेक्ट शेप बन जाता है, अंदर में क्रिस्टलाइन शेप बन जाता है। तो ये शेप उसको परफेक्ट शेप देने के काम आता है। और भी ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पानी की वजह से और भी कुछ कुछ खूबी आ जाता है सॉल्ट के अंदर, वो है
कि इट गिव क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी टू सॉल्ट, उसके अंदर क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी आ जाता है। और अगला है इट ऑल्सो गिव सम स्पेसिफिक कलर टू द सम सॉल्ट। इस पानी की वजह से ही क्या हो जाता है कि इस कोई भी सॉल्ट में कलर आ जाता है, जैसे कि CuSO4 जो होता है वो वाइट कलर का होता है, लेकिन वही जब CuSO4.5H2O बनता है तो वो हो जाता है ब्लू कलर का। ठीक है, तो टाइप ऑफ सॉल्ट पीएच के बाद हम लोग देखते हैं सॉल्ट पे कॉमन सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा, है ना। ये NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट है जिसको हम लोग डेली नमक में, सब्जी में, सलाद में खाते रहते हैं। ठीक है, इतना ना कॉमनली यूज ही होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है कॉमन सॉल्ट। अच्छा, एक और इसमें लॉजिक है कि इसको हम लोग टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। भला ये क्यों, है ना। तो जब आप रेस्टोरेंट वगैरह या ढाबा वगैरह में जाइएगा तो आपको टेबल पे रखा हुआ इस पे एक, है ना, छोटा सा शीशी या ढक्कन जैसा में नमक रखता है, तो क्योंकि ये टेबल पर रखा रहता है इसीलिए इसका नाम पड़ गया टेबल सॉल्ट, और कुछ नहीं है, ये बस एक कॉमन नेम। ये NaCl सॉल्ट सिर्फ खाने के लिए ही फेमस नहीं है, ये इस बहुत ज़्यादा और भी काम के लिए फेमस है। ये एक रॉ मटेरियल है जिससे हम लोग और भी बहुत अच्छा अच्छा और महंगा महंगा इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग इससे बनाया करते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या बनाते हैं थोड़ा देख लीजिएगा। आप इमेजिन करके सोचिए, अगर ये नमक है, नमक कितना महंगा महंगा चीज़ों से मिलके बना है, इम्पोर्टेंट Na और Cl से। अगर हम Na को अलग कर ले और बेचे तो हमारा Na बहुत महंगा बिकेगा, क्लोरीन बहुत महंगा आता है, लेकिन वही दोनों का कॉम्बिनेशन नमक, ये 20 रुपये 30 रुपये किलो के भाव से कोई पूछता तक नहीं है ना, ये कितना सस्ता चीज़ है। लेकिन यही अगर हम लोग इसको अलग कर दें तो सोचिए कितना ये फ़ायदेमंद हो जाए। तो अगर ऐसे सोडियम खरीदे जाएगी तो बहुत महंगा, लेकिन नमक क्या है, बहुत सस्ता है। तो नमक सोडियम के फॉर्म में अगर है तो बहुत काम आ जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग इससे Na+ निकाल पाएँ तो उससे हम लोग कॉस्टिक सोडा बना लेते हैं, बेकिंग सोडा बना लेते हैं और वॉशिंग सोडा बना लेते हैं। इतना तो पता है कि ये नमक से महंगा ही बिकता है और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है। फिर कॉस्टिक सोडा बनाने के बाद इसका इस्तेमाल अलग अलग जगह पे, बेकिंग सोडा का अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होता है और वॉशिंग सोडा का वॉशिंग इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होते रहता है। ठीक है, मतलब है कितना सस्ता चीज़ और उससे क्या क्या बनाया जा रहा है, तो इस वजह से भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये सस्ता इसलिए बिकता है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में पूरे समुद्र में यही भरा हुआ है, इसीलिए ऐसा है। अच्छा, यही अगर इससे Cl हम लोग अलग कर ले तो Cl से, क्लोरीन से हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बना लिया करते हैं। ठीक है, अब ये CaOCl2 का नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है हमारे इंडस्ट्री में। अब एक और टॉपिक है, आपको इतना ही ये 4-5 टॉपिक के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे, अच्छा एक और चीज़ है उसका नाम है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2। ये हालांकि NaCl का प्रोडक्ट नहीं है, मगर इसको भी आपको एक इम्पॉर्टेंट सॉल्ट की तरह पढ़ना है। अब यहाँ से आपको 5 चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ना है, NaOH, NaH3, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या क्या पढ़ना है हर एक चीज़ का। तो जब हम लोग कॉस्टिक सोडा पढ़ेंगे तो उसका पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी कैसा है, इसका यूजेस क्या है, वगैरह वगैरह। उसी तरह सेम चीज़ इसके लिए भी पढ़ेंगे, इसके लिए भी पढ़ेंगे, इसके लिए भी पढ़ेंगे, इसके लिए भी। और ये गारंटी है कि इस पाँचों में से एक सवाल आना ही आना है, एकदम गारंटी। हर साल आता है, आप कोई भी सैम्पल पेपर उठा के देख सकते हैं। किसी किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है कि शायद ये डिलीटेड है, तो आप भ्रम में ना रहें, बिल्कुल पढ़ के जाएं, ये पक्का आएगा। वो स्टार्ट करने से पहले ज़रा हम लोग ये देख लें कि कॉमन सॉल्ट का और भी क्या क्या यूजेस। तो डोमेस्टिक पर्पस में यूज़ होता है, अचार वगैरह, मीट वगैरह, फिश वगैरह, ये सब जो बचा के रखने में काम आता है, जब साबुन बनाते हैं उसमें काम आता है। उसके बाद इन सब चीज़ से हट के केमिकल इंडस्ट्री में हमारा NaOH ये सब बनाने के काम आता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका ये IUPAC नेम है और इसका कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। प्रिपरेशन, इसको बनाया कैसे जाता है, तो इसको बनाया जाता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का एक सोल्यूशन होता है, 20% अगर हम लोग नमक मिला दें एक पानी में तो उस सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं, ब्राइन। अब हमारा वही ब्राइन सॉल्यूशन ये है, ब्राइन सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते हैं, करंट पास करा देते हैं, तो ये अपने आप बना देगा NaOH और H2 हाइड्रोजन गैस और Cl2 गैस। हाइड्रोजन गैस हम लोग को मिलेगा कैथोड पे और एनोड पे मिलेगा Cl2 गैस। ठीक है, एक बात और याद रहे
कि ये कितना सस्ता चीज़ से कितना महंगा महंगा चीज़ मिला, वो भी तीन तीन महंगा चीज़ मिला। ठीक है, ये नमक है हमारा, और नमक और पानी से बस इलेक्ट्रोलाइसिस करने में खर्च है, जो पड़ेगा टेक्निक है, यूज़ होगा, और ये हमारा बन जाएगा कॉस्टिक सोडा। ये हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, ऐसे चीज़ों को बोलते हैं मेन प्रोडक्ट। और उसके साथ जो हल्का फुल्का मिलता है वो भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, उसको भी हम लोग अलग मार्केट में यूज़ ला सकते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाइड्रोजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉस्टली है, Cl2 गैस भी बहुत कॉस्टली है और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे लिए हो जाता है बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट, अगर कोई ऐसा फैक्ट्री हो जिसका बचा हुआ प्रोडक्ट भी हम लोग बेचें तो इमेजिन कीजिए कि कितना ये फ़ायदेमंद में होगा। ये सब चीज़ इंडस्ट्रियल है, इसीलिए ये सब टॉपिक भी बहुत ज़्यादा यूज इंपॉर्टेंट रखता है ना, क्योंकि इंडस्ट्री में यही सब के आधार पे सब कुछ कराया जाता है और केमिकल इंडस्ट्री इसी के आधार पर रन कर रहा है पूरा। तो आइए ज़रा हम लोग देख ले कि आखिर ये NaOH बनता कैसे है ना, कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए यहाँ से हम लोग ब्राइन ले लेते हैं। वो ब्राइन जो है जाके टूट जाता है पूरे सॉल्यूशन में, देख ही सकते हैं। नमक टूट गया Na+ और Cl- में, हाइड्रोजन और H और OH- में, जो वाटर होता है हमारा वो H+ और OH- में टूट जाता है, और जो हमारा जो नमक है NaCl, Na+ और Cl- में टूट जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप किया हुआ है, जिसमें दो ग्रेफाइट का रॉड है। ये ग्रेफाइट का रॉड एक बैटरी से कनेक्टेड, एक बार प्लस से एक बार माइनस से। तो माइनस वाले को बोलते हैं हम लोग कैथोड और प्लस वाले को बोलते हैं एनोड। अब यहाँ से जब ये टूट रहा होगा और बैटरी का स्विच ऑन करेंगे हम लोग, तब हमारे पास चार सॉल्यूशन होगा। चार चीज़ें क्या क्या हैं, Na+, Cl-, H+, OH-। ठीक है, अब एक बात बताइए, जो कैथोड वाला रॉड है जहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव के पास कौन जाके चिपकेगा? तो जाहिर सी बात है प्लस जाके चिपकेगा। तो H+ जाके पहले चिपक आता है। आप लोग के सवाल मन में उठेगा कि सर Na+ क्यों नहीं चिपका? तो बात आप खुद समझ के देखिए कि H+ जो है बहुत हल्का होता है सोडियम के मुकाबले। इसका मास होता है 23, इसका मास होता है 1, तो ये जल्दी आके चिपक जाता है। ठीक है, एक और कारण है कि ये गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन सोडियम हमारा गैस नहीं होता है। अब हमारे पास बच गया माइनस का चीज़। तो अब एनोड पे जाके कौन चिपकेगा? तो माइनस वाला चीज़ चिपकेगा। तो इसके पास दो ऑप्शन है, एक OH- और एक क्लोरीन माइनस, है ना। तो यहाँ पे इस बार क्लोरीन जाके चिपक जाता है किसी कारण से, क्योंकि ये गैस है, तो गैस का चिपकना ज़्यादा इजीली। यहाँ पे आपको एनोड पे मिलेगा Cl-। अब H2 पे मिलेगा, एनोड पे मिलेगा हाइड्रोजन+। अब ये अकेले तो उड़ता नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये इंतजार करेगा कि एक और मेरा हाइड्रोजन पार्टनर आ जाए। तो सॉल्यूशन में तो ऐसा बहुत सारा हाइड्रोजन होगा, एक और हाइड्रोजन आएगा H+, और इस दोनों H+ को कैथोड पे, क्योंकि कैथोड माइनस है, दोनों को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा अपने तरफ से, और इन दोनों को H+, को HH बना के H2 बना के ये उड़ा देगा। ये गैस को अलग से पाइपलाइन के थ्रू हम लोग को कलेक्ट कर लेना है। उसी तरह ये Cl एक और Cl का इंतजार करेगा, और Cl बन जाएगा Cl2, है ना। और इस दोनों का इलेक्ट्रॉन जो है ये ले लेगा एनोड। एनोड बोलेगा कि हम तुम्हारा पार्टनर को कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो तुम लोग ये वाला इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। तो ये बन जाएगा Cl2 गैस। ये भी गैस को हम लोग अलग पाइप में कलेक्ट कर लेंगे और इसका यूज़ अलग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग को समझ में आ गया होगा सभी लोग को। हाँ, तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं ये जो प्रोसेस है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस फेमस इसलिए है, इसका नाम से है क्लोर अल्कली प्रोसेस। जी हाँ, ये सवाल बोर्ड में एग्जाम में आ भी चुका है। अभी हम लोग देखेंगे जब करेंगे ना कुछ क्वेश्चन आंसर्स का प्रीवियस ईयर वाला, तो आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस, बिकॉज ये क्यों कहा जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस, थोड़ा देखिएगा। क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, क्लोर मीन्स क्लोरीन, है ना, और अल्कली का मतलब होता है बेस। तो क्योंकि ये रिएक्शन में हमारा क्लोरीन और अल्कली बेस दोनों मिल रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। याद रहेगा ये बात। अब आखिर इसका यूजेस क्या है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट रखा है ना। तो देखिए, सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। और अगला यूज़ है हमारा टेक्सटाइल फाइबर और पेपर इंडस्ट्री में। इसके साथ और भी तरह तरह का केमिकल बना के आप बहुत सारा चीज़ बनाया जाता है ना। ये अकेले बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में। अगला है हमारा, क्योंकि हम लोग को Cl2 और H2 भी मिला है इसी रिएक्शन से, तो Cl2 का यूज़ आपको पता होगा, टू स्टरलाइज ड्रिंकिंग वाटर। जितना भी स्विमिंग पूल में पानी वगैरह में होता है, क्लोरीन डाला जाता है ताकि कीड़ा वगैरह मर जाए, या फिर पानी का जब भी सफाई करने का बात होता है तो क्लोरीन बहुत काम आता है। अगला है फॉर प्रिपेयरिंग ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन से ही हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है,
पेंट बनता है, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि अब बैन हो चुका है, लेकिन इसको भी अभी भी यूज़ थोड़ा बहुत कहीं कहीं किया जाता है। ये सारा कुछ यूज़ होता है। अब हम लोग बात करते हैं यूज़ ऑफ H2, हाइड्रोजन का यूज़ क्या है। तो इसका यूज़ एज अ रॉकेट फ्यूल है, रॉकेट वगैरह इसी से उड़ाया जाता है। फिर HCl बनाने में, अमोनिया बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, और हाइड्रोजिनेशन करने में इसका यूज़ होता है। अब ये हाइड्रोजिनेशन क्या है, तो ये वेजिटेबल घी जब बनाया जाता है, डालडा जो होता है गाढ़ा तेल, तेल से, नॉर्मल तेल से गाढ़ा तेल जब हम लोग बनाते हैं तो इसको ये हाइड्रोजनेशन में काम आता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड वाले में, ठीक है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है वो है वॉशिंग सोडा, दूसरे नंबर पे, ठीक है। पहले नंबर पे कॉस्टिक सोडा, दूसरे नंबर पे वॉशिंग सोडा। इसका जो फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। आपसे पूछ देगा कि वॉशिंग सोडा का IUPAC नेम बताइए, तो आपको IUPAC नेम याद रखना पड़ेगा। इसका होता है IUPAC नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट वर्ड का मतलब है 10 बार वाटर मॉलिक्यूल है और सोडियम कार्बोनेट आगे में मौजूद है, ठीक है। ये जो वॉशिंग सोडा है इसका कॉमन नेम। ये जो बनाया जाता है, इसका प्रिपरेशन का मेथड 3 स्टेप में होता है, और ये जो मेथड से बनाया जाता है, जिस प्रोसेस से बनाया जाता है, उस प्रोसेस का नाम है सोल्वे प्रोसेस, ठीक है। इसको हम लोग 3 स्टेप में याद रखेंगे। कैसे? पहले हम लोग को सोडियम क्लोराइड लेना है, वाटर लेना है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, ठीक है, CO2। ये चारों गैस को एक सेटअप में तैयार करके आपको एक रिएक्शन प्रोडक्ट मिलेगा, उसका नाम होगा बेकिंग सोडा, NaHCO3, PPT, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, और बगल में मिलेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड का यूज़ हम लोग कर लेते हैं, लेकिन पहले इसको देखते हैं कि ये क्या, बेकिंग सोडा को क्या करते हैं। तो सेकंड स्टेप में बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है। इसको हीट करने से इसके कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उड़ जाते हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाता है, तो बनता क्या है, Na2CO3। इसको हम लोग सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, यही सोडा ऐश में हम लोग पानी मिला देते हैं, पूरा पानी मिला देते हैं। तो जितना जितना भी आप पानी मिलाएगा, लेकिन ये एब्जॉर्ब 10 मॉलिक्यूल वाटर ही करेगा, और Na2CO3.10H2 ये हमारा बन जाएगा वॉशिंग सोडा। क्लियर है? वॉशिंग सोडा का यूज़ आप लोग देख सकते हैं, है ना। ये है एक तरह का सर्फ होता है जो आपको यूज़ किया जाता है कपड़ा वगैरह साफ़ करने में, इसका मेन यूज़ है। और भी कई कई जगह पे ये काम आता है, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। आप सोचते होंगे कि सर ग्लास में भला ये कैसे काम आ सकता है। तो देखिए, किसी भी चीज़ को बनाया जाता है तो एक चीज़ से नहीं बनता, उसमें तरह तरह का केमिकल यूज़ होता है। तो एक दो चीज़ मिलाकर उसमें और भी तरह तरह का केमिकल मिलाकर ये बनाया जाता है ना। पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ है। अगला है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है सेकंड वाला, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर कहीं हार्ड वाटर है तो हार्ड वाटर का हार्डनेस को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पानी कब से हार्ड होने लगा, पानी तो सॉफ्ट होता है ना। तो वो हार्डनेस का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। मतलब है कि चापाकल का जैसा पानी होता है, जिस पानी से आप बाल ना धो पाएँ, शैम्पू वगैरह करने में दिक्कत हो, जिस पानी से दाल ना गल पाए, है ना, या फिर जिससे झाग बड़ा कम प्रोड्यूस हो, है ना। जब भी आप उसको साबुन वगैरह रगड़ेंगे तो उससे झाग अच्छा से नहीं आएगा, है ना। इसीलिए वैसे वाटर को बोला जाता है हार्ड वाटर। और अगर आप बोकारो में रहते हैं तो चास का पानी होता है ना, चीरा चास का पानी, ये सब वो पानी होता है, हार्ड वाटर होता है। इससे उतना अच्छा से आपका कपड़ा, मतलब आपको झाग नहीं प्रोड्यूस होता है जितना सप्लाई वाले वाटर या मिनरल वाटर से होता है, ठीक है। तो इसी हार्डनेस को हटाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक और यूज़ है इन डोमेस्टिक पर्पस फॉर क्लीनिंग डर्टी क्लॉथ। ये तो आप जानते ही होंगे। वॉशिंग सोडा एक तरह का सोडा आता है जिससे कपड़ा साफ़ किया जाता है अच्छे से, है ना। आजकल लोग बड़ा इसका कम इस्तेमाल करता है क्योंकि इससे थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट भी होने लगता है, कभी कभी कलर वगैरह डिसकलर होने लगता है, ठीक है। अगला सवाल है, व्हाट हैपन व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटेड, है ना, राइट रिएक्शन। क्या होगा अगर वॉशिंग सोडा को हम लोग हीट करें तो, है ना। तो वॉशिंग सोडा को जब भी हीट करते हैं तो देखा जाता है कि इसका 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में से 9 मॉलिक्यूल वाटर उड़ जाता है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रह जाता है, ठीक है। तो यही होता है, याद रखेंगे इस चीज़ को। और अगर एक्सेस हीट करेंगे, बहुत एक्सेस, तो जाके ये भी हट जाएगा, और ये जब हट जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा वापस से सोडा ऐश, Na2CO3। ये बहुत रेयर होता है, अधिकतर यही होगा कि 9 मॉलिक्यूल ही उड़े, ये नहीं होता है, ठीक है।
ऐसे ही बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। अगला, ये हम लोग का वॉशिंग सोडा ख़त्म हो गया। वॉशिंग सोडा क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, इसको बनाया कैसे जाता है, इसका यूजेस क्या है, यही सब आपको हर बार पढ़ना है, ठीक है। अब हमारा तीसरे नंबर पे है बेकिंग सोडा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसका कॉमन नेम है, लेकिन इसका IUPAC नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखेंगे आप लोग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका IUPAC नेम है ना। अब है कि इसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल बाय द रिएक्टिंग कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन का मेथड था ना 3 स्टेप में, 1 2 3, तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए सिर्फ आपको एक ही स्टेप लगाना है और पहले ही स्टेप में आपको बेकिंग सोडा मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे वही चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, वही रिएक्शन आपको करा देना है। प्रिपरेशन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। एक मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा बेकिंग सोडा, साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड। अब बात करते हैं इसका प्रॉपर्टी पे। तो इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो पहला प्रॉपर्टी ये है, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विच आर स्पेरेंगली सोल्यूबल इन वाटर, है ना। अब ये वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, वाइट जैसा देख सकते हैं पिक्चर में, है ना, वाइट क्रिस्टल जैसा होता है। ये स्पेरेंगली सोल्यूबल होता है, मतलब अच्छे से घुलता नहीं है उतना, ठीक है। जब इसको आप घुलाइएगा पानी में तो ये थोड़ा बहुत घुलेगा, थोड़ा बहुत नहीं घुलेगा, है ना, इसीलिए इसका नाम है स्पेरेंगली सोल्यूबल, थोड़ा बहुत घुलता है। अगला इसका प्रॉपर्टी, इट इज़ ए माइल्ड बेस। अब ये माइल्ड वर्ड का मतलब पहले भी हम बता चुके होंगे कि ये कमज़ोर होता है, वीक बेस होता है, ठीक है। और नॉन कोरोसिव इन नेचर, ये किसी भी चीज़ को जलाता नहीं है। बेस तो है लेकिन इसका बेसिक इतना हार्ड नहीं है कि ये किसी चीज़ को जला सके, नॉन कोरोसिव नेचर का होता है, ठीक है। वेन हीटेड इट डिकम्पोज टू गिव Na2CO3 एंड CO2। जब इसको आप हीट करेंगे तो ये क्या देता है बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना। तो जब भी आप इसको हीट करेंगे तो ये CO2 गैस रिलीज कर देता है और साथ ही साथ दे देता है सिंपल सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। एक बात आप बेकिंग सोडा के बारे में हमेशा याद रखेंगे कि जब भी बेकिंग सोडा को हल्का फुल्का भी कोई छेड़खानी करेगा, छेड़खानी मतलब अगर उसको कोई हीट कर दिया या फिर कोई केमिकल रिएजेंट से रिएक्ट करा दिया, जैसे एसिड से रिएक्ट करा दिए, तो कुछ भी आपने किया तो फटाक से यही वाला रिएक्शन करेगा और CO2 बाहर छोड़ देगा। ये CO2 बाहर निकालने के कारण इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है जो हमारे काम में आ जाता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे, जैसे ये केक वगैरह बनाने में फ्लफी हो जाता है यही CO2 निकलने के बाद, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बेकिंग ऑफ फूड, है ना। ड्यूरिंग बेकिंग ऑफ फूड मेनली बेकरी आइटम्स, बेकिंग आइटम्स या बेकरी आइटम्स लाइक केक, ब्रेड, बिस्किट etc। तो यही रिएक्शन होता है जब हम लोग केक ब्रेड बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, CO2 निकलने के कारण उसमें छोटा छोटा एयर गैप बन जाता है ब्रेड में, और उसी के कारण हमारा प्लफी हो जाता है, क्रिस्पी बन जाता है कोई भी ब्रेड या बिस्किट, ठीक है। अब इसका आते हैं हम लोग यूजेस पे। तो इसका यूजेस बड़ा कमाल का है और बहुत ही ज़्यादा है। पहला यूजेस बात करते हैं, ये तो एक तरह का एंटासिड मेडिसिन है जो हम लोग पहले ही इसका यूज़ पढ़ चुके हैं PH वाले चैप्टर में। टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द स्टमक, जब भी आपको एसिडिटी हो और पेट, है ना, स्टमक पेन होता है तो उस वक्त आप इसका दवा खा सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा ये पेट का एसिडिटी ठीक हो जाता है। आप इसको सिंपल सोडा को पानी मिला के भी पी सकते हैं, तब भी हमारा एसिडिटी ठीक हो जाएगा। इसको हमारे डेली लाइफ में मीठा सोडा के नाम से जानते हैं। सेकेंड नंबर है, इट इज़ यूज इन बेकिंग पाउडर व्हेन एसिड लाइक टार्टरिक एसिड इज मिक्सड विद बेकिंग सोडा। जब भी हम लोग बेकिंग सोडा में कोई एसिड मिक्स कर देते हैं, देखिए ये बेकिंग सोडा है या तो टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड हमारा आ जाता है इमली वगैरह से, साइट्रिक एसिड नींबू वगैरह से। तो अगर कोई भी चीज़ एसिड वगैरह आपने डाला इसमें, तो हम पहले ही बताए थे बेकिंग सोडा में हल्का सा भी छेड़खानी होगा फटाक से CO2 बना देगा, ठीक है। तो ये टार्टरिक एसिड डालते हैं जैसे ही हम लोग, तो बेकिंग सोडा बन जाता है बेकिंग पाउडर। तो हमारे घर में जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला चीज़ वो बेकिंग सोडा नहीं होता, वो बेकिंग पाउडर होता है। सर अब क्या फ़र्क है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में? कुछ खास का फ़र्क नहीं है, हल्का सा का फ़र्क है। वो फ़र्क यही है
कि हमारा बेकिंग पाउडर थोड़ा कड़वा कम लगता है, लेकिन अगर आप बेकिंग सोडा से कोई पकौड़ी वगैरह बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो वो थोड़ा सा कड़वा लगता है। उस बिटरनेस को हटाने के लिए हम लोग हल्का फुल्का एसिड मटेरियल डाल देते हैं, नींबू मिला देंगे या फिर आम का अचार वगैरह मिला देंगे, तो उससे क्या होता है, उसका एसिडिटी, उसका बेसिक नेचर बिटरनेस घट जाता है, फिर वो नमकीन लगने लगता है खाने में। चौथा नंबर और लास्ट, ये इसका बड़ा एक यूनिक यूज़ है कि फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने में इस्तेमाल होता है। अब स्टूडेंट लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, भला ये खाने पीने का सामान आग बुझाने में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मेन रीज़न यही है, CO2 छोड़ने वाला। आप देखिएगा NaHCO3, जो फायर एक्सटिंग्विशर रखा रहता है बिल्डिंग में रेड कलर का, है ना, तो उस सब में होता क्या है, अंदर में बेकिंग सोडा ही रखा रहता है, और उसके नॉब पे हल्का सा एसिडिक मटेरियल होता है कोई, और उस एसिडिक मटेरियल को जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं तो कोई एसिड केमिकल इसमें आके मिक्स हो जाता है, उसके कारण से ये वाला रिएक्शन फटाक से हो जाता है। अब ये रिएक्शन होगा तो जाहिर सी बात है, कोई ये दोनों अंदर रहे या अंदर रहेगा, लेकिन ये कभी अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि ये गैस, और गैस हमेशा हाई प्रेशर में बाहर निकलेगा। ये CO2 गैस बाहर निकलता है, और जहाँ भी आग पकड़ा हुआ रहता है उसको चारों तरफ से कवर कर लेता है CO2 गैस। यहाँ आग है तो CO2 गैस चारों तरफ से लपेट लेता है। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का कांटेक्ट कट जाता है और हमारा आग बुझ जाता है। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है द नॉब ऑफ कंटेनर। नॉब मतलब उसका ढक्कन या फिर उसका नल जैसा होता है ना, वही जब प्रेस किया जाएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, मिक्स हो जाता है नॉब्स में, बर्निंग नॉब्स विद द बर्निंग सब्सटेंस एंड आउट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, हेंस बर्निंग स्टॉप। इसके कारण से बर्निंग स्टॉप हो जाता है हमारा। ठीक है, चौथा नंबर का प्रोडक्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर ये इसका कॉमन नेम है, इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद रहे, ये एक बार बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जा चुका है कि इसका IUPAC नेम बताइए, तो इसका नाम याद रखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस चीज़ को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं कि ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्या होता है। तो कोई भी चीज़ जिसको रिमूव कलर करने का क्षमता हो, है ना, इज कॉल्ड ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग क्या होता है कि किसी भी चीज़ में अगर आप डालेंगे तो उसका कलर ही निकाल लेगा, कलर ही उसका बदल डालेगा, इतना स्ट्रांग होता है ब्लीचिंग एजेंट, है ना। अगर आप ब्लीचिंग एजेंट को कपड़ा में डालिएगा तो कपड़ा का पूरा कलर ही निकाल देगा, बर्बाद कर देगा। और आप ये ब्लीचिंग वर्ड, आप थोड़ा ये ब्यूटिशियन वाला वर्ड में आप सुने होंगे कभी, है ना, ब्यूटी पार्लर वगैरह में, तो थोड़ा लड़की लोग ज़्यादा जानती होगी इस बारे में कि ब्लीचिंग और फेशियल कराना, ये थोड़ा एक चेहरा का क्या है, ये एक होता है जिसके कारण हमारा चेहरा फेस साफ हो जाता है ना। तो ब्लीचिंग वर्ड का मतलब क्या है, उसमें से सफाई कर लेना, और सफाई के साथ साथ उसका कलर को निकाल लेना, है ना। तो वो ब्यूटिशियन वर्ड में यूज़ होता है। यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, किसी चीज़ का कलर निकाल लेना, कलर सब्सटेंस से, उसी को हम लोग ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं। फिर हमारा डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बैक्टीरिया और जर्म्स को मारने का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। जैसे हमारा कॉलिन हो गया, या फिर हमारे लिए सैनिटाइज़र हो गया, सारा कुछ डिसइंफेक्टेंट। कीड़े मारने वाला दवाई हो गया, मच्छर मारने का दवाई हो गया, उसी में एक Cl2 भी आता है। क्लोरीन गैस भी एक तरह का क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है। तो ये आपको ब्लीचिंग एजेंट और डिसइंफेक्टेंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें एक क्षमता है कि वो किसी भी चीज़ का कलर को डिसकलर कर सकता है ना। ब्लीचिंग पाउडर का हालांकि और भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो पहला यूज़ आप देखेंगे, पहले यूज़ से पहले हम लोग प्रिपरेशन इसका पढ़ लिए, आखिर बनाया गया जैसा था। तो बड़ा ही सिंपल प्रोसेस से बनाया जाता है। आप क्या कीजिए कि सिलेक्ट लाइम यानी कि लाइम वाटर, लाइम वाटर से बस आप Cl2 गैस को पास करा दीजिए, आपका ये बन जाएगा CaCO Cl2 ब्लीचिंग पाउडर। वेन लाइम वाटर इज पासेस थ्रू क्लोरीन गैस इट बिकम्स ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ये ब्लीचिंग पाउडर आपका रेडी हो गया। तो ये रेडी हुआ है, लेकिन इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ज़्यादा नहीं रहता है। अगर आप इसको कुछ भी छेड़खानी कीजिएगा तो Cl2 गैस बाहर आ जाता है फटक से। बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, क्लोरीन गैस को स्टोर करने का काम करता है, क्योंकि क्लोरीन गैस बड़ा यूज़ वाला गैस है, और उसका दिक्कत ये है कि क्लोरीन गैस रिएक्टिव भी होता है, तो उसको अकेले रखने में बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर एक ऐसा जगह है जिसमें क्लोरीन को रखा जाता है। इसका मेन जो कारण है ब्लीच करने का, किसी काम को साफ करने का, कीड़ा मारने का, वो सारा काम हमारा क्लोरीन ही करता है।
ठीक है, ये तो बस एक मीडियम है जिसको वो रखता है। इसका प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, एक वाइट पाउडरी सब्सटेंस हैविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, है ना। तो ये एक ऐसा वाइट पाउडरी सब्सटेंस होता है जिसमें क्लोरीन का महक होता है। ये देखिए ऐसा ही होता है ब्लीचिंग पाउडर। अब ये जो महक है वो आपको थोड़ा, जो बच्चा महका होगा इसको क्लोरीन को तो थोड़ा जानता होगा, ब्लीचिंग पाउडर नहीं जानते तो एक बार ले आइएगा। उसका यूज़ बड़ा कमाल का है, कहीं नाले वगैरह में या आपका बाथरूम वगैरह जगह पे जहाँ पे काई जम जाता है, उस काई को हटाने का भी ये काम करता है ना। तो आपके घर में होगा कभी ना कभी आप स्मेल किए होंगे इस चीज़ को, तो वही स्मेल को बोलते हैं स्मेल ऑफ क्लोरीन। अगला है सेकंड नंबर, इट इज़ सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर ऑल्सो। कहने का मतलब ये किसी भी पानी में घुल सकता है, मतलब ठंडा पानी में घुल जाएगा तो गर्म में भी घुल ही जाएगा, ठीक है। अगला है ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस। अभी जैसा कि बोला था मैंने कि ब्लीचिंग पाउडर को आपने कुछ भी किया तो फटाक से क्या दे देगा, Cl2 गैस दे देगा। तो अगर आप एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और Cl2 गैस फटाक से बाहर हो जाएगा, है ना। इसमें नोट दे के पॉइंट लिखा हुआ है कि द रियल ब्लीचिंग एजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन। यही अभी हमने समझाया था, यहाँ पे जो भी काम करता है मेन क्लोरीन करता है। ब्लीचिंग एक्शन ऑन क्लोरीन ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होने के कारण ही ये ब्लीचिंग का काम करता है। किसी भी चीज़ को कलर निकाल लेता है, उसका एकदम साफ कर देता है अंदर से, ठीक है। अब इसका यूजेज आते हैं। तो पहला यूजेस है कॉटन और वुड पल्प इंडस्ट्री में ये ब्लीच करने के बहुत ज़्यादा काम आता है। मतलब कॉटन वुड पल्प इंडस्ट्री, कहीं कॉटन का सफाई वफाई करना है तो इसमें बड़ा काम आता है। वुड पल्प, लकड़ी उकड़ी का भी सफाई वफाई करने में, लकड़ी को वुड पल्प बनाने में बड़ा काम आता है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है डिसइंफेक्टिंग वाटर सप्लाई। आप सुने होंगे कभी ना कभी कि पानी को जहाँ पे सप्लाई किया जाता है, जहाँ पे वाटर रिसाइकल फैक्ट्री वगैरह होता है, जहाँ पे वाटर क्लीन किया जाता है, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ बड़ा होता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ ना सुने होंगे तो क्लोरीन जरूर सुने होंगे, है ना। अगला है कि लॉन्ड्री में इसका बड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े धोने में। ऐसा कपड़ा जिसका दाग नहीं छूट रहा हो या फिर बहुत हार्ड हार्ड कपड़ा, वो ऐसा को कपड़े को हम लोग लॉन्ड्री में दे दिया करते हैं। सॉफ्ट कपड़े को नहीं देते, महंगे कपड़े को नहीं देते हैं, लेकिन जो हार्ड हार्ड कपड़ा होता है वो जनरली हम लोग लॉन्ड्री में दे दिया करते हैं। तो उसको ईजिली उसका मैल वगैरह निकाल देता है, ठीक है, गंदगी साफ कर देता है उसका। अगला है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, है ना। ये क्लोरोफॉर्म को बनाने में भी बड़ा काम आता है, क्योंकि ये क्लोरीन इसके अंदर है, तो क्लोरीन से ही क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। ये क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एक बेहोश करने का दवा होता है। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 4 में डिटेल में जानेंगे थोड़ा सा। यूज्ड इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। अच्छा, इसका यूज़ और भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पांचवा और आखिरी है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला थोड़ा यूनिक है और याद जल्दी रह जाता है, ये हाफ के वजह से, है ना। आज तक कोई भी फॉर्मूला हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा जिसमें हाफ H2O आया हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसका IUPAC नेम थोड़ा याद रखना जरूरी है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब है आधा, ठीक है। इसको बनाया कैसे जाता है, एक्चुअली ये बनाया जाता है जिप्सम से। ये होता है जिप्सम, CaSO4.2H2। 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको जब हम लोग हीट करते हैं, यह हीट का सिंबल है ना, तो हीट करते वक्त क्या होता है, इस 2 मॉलिक्यूल वाटर में से 1.5 मॉलिक्यूल, 3/2 मॉलिक्यूल वाटर उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है, लेकिन हाफ मॉलिक्यूल रुक जाता है। तो जब इसको हीट किया जाता है ना, तो बड़ा कंट्रोल मैनर में करना पड़ता है। अगर कोई हीट करके भूल गया थोड़ा देर के लिए, तो ये हाफ मॉलिक्यूल भी उड़ जाएगा हवा में। तो अगर गलती से हाफ मॉलिक्यूल भी उड़ गया तो हमारे पास ये रिएक्शन होगा, ठीक है। इसी यहाँ लिखा हुआ हीटिंग मस्ट बी इन ए कंट्रोल मैनर एट 100 डिग्री सेल्सियस इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, है ना। ये बन जाएगा डेड बर्ड प्लास्टर। CaSO4 ये होता है काला कलर का प्लास्टर, ये कोई काम का नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि वापस आप थोड़ा सा पानी डाल देंगे ठीक हो जाएगा, नहीं, ये रिएक्शन है, हो गया तो फिर वापस दोबारा नहीं हो सकता, वापस ये नहीं बन सकता प्लास्टर पे, ये बर्बाद चला जाएगा हमारा, ठीक है। इसीलिए कंट्रोल मैनर में 100 डिग्री पे ही इसको करना है। और जैसे ही 3/2 उड़ जाए तो आपको थोड़ा देर के बाद रोक देना है। मतलब ये बनाने वाले को पता होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को, कितने देर के बाद ये रोक देना है, तो उतने देर के बाद उस रिएक्शन को रोक दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूल में तो हाफ नहीं ना नजर आएगा कि उसमें हाफ है कि नहीं, वो तो दिखेगा ही नहीं।
तो अगला सवाल है कि व्हाट इज जिप्सम, ये जिप्सम क्या होता है। तो एक केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, है ना। इट इज़ वेरी हार्ड मास स्मूथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जिप्सम यही हमारा है ना, कैल्शियम सल्फेट में जो 2H2O होता है उस वही होता है। ये एक हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, लेकिन बाहर से लगेगा कि ये चिकना है, जैसा कि प्लास्टर बनने के बाद हो जाता है। कुछ मूर्तियों में कुछ प्लास्टर चढ़ने के बाद ये आपका हाथ का लेयर जो होता है बाहर वाला हार्ड हो जाता है, चिकना रहेगा लेकिन हार्ड रहेगा अंदर से, ठीक है। ये होता है जिप्सम। हमारे नेचर में जिप्सम ही पाया जाता है ना, CaSO4.2H2। इस जिप्सम को हम लोग हीट करके कंट्रोल मैनर में प्लास्टर ऑफ पेरिस बना दिया करते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ज़्यादा दिन तक खुले में स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि इसका 1.5 मॉलिक्यूल निकला है। ये कहीं भी पानी देखेगा तो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वापस से फिर जिप्सम बन जाता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इस पे, है ना। तो इसका आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। तो पहला प्रॉपर्टी है, एक वाइट पाउडरी सब्सटेंस है, हेमीहाइड्रेट होता है। हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ H2O होता है। अभी तक आप जितना भी केमिकल कंपाउंड देखें सब वाइट ही है, तो हल्का हल्का का फ़र्क है, आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। ये हेमीहाइड्रेट तो देख सकते हैं आप, वाइट तरह का ये। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इट चेंज इनटू हार्ड सॉलिड सब्सटेंस जिप्सम व्हेन कम इन कांटेक्ट विथ वाटर। अभी हम बताए थे कि इसको अगर हम लोग पानी के कांटेक्ट में खुला छोड़ देंगे तो ये हवा से मॉइस्चर खींच लेगा और ये 3/2 बोलेगा कि मेरा 3/2 गया था, उसको हम वापस ले लेते हैं एटमॉस्फेयर से। अब ये क्या हो जाएगा, CaSO4.2H2O वापस से बन जाता है। अधिकतर सॉल्ट और बहुत सारे कंपाउंड का ऐसा नेचर होता है कि वो हाइड्रोस्कोपी नेचर होता है। हाइड्रोस्कोपी मतलब होता है पानी को एब्जॉर्ब कर लेने का। आप अपने घरों में देखिएगा कभी, जो आपके बर्तन में नमक रखा गया होगा डब्बा में, वो डब्बा का जो ढक्कन वगैरह वो गीला हो जाता है। क्यों गीला हो जाता है, क्योंकि वो नमक हमारा हाइड्रोस्कोपी नेचर का है, वो एटमॉस्फेयर से हमेशा पानी खींच लिया करता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, उसमें कुछ समय लगता है। कुछ समय मतलब आप समझ लीजिए कि 40 से 45 मिनट का समय लगता होगा। इस दौरान क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल दो प्लास्टर के बीच में जाके सेटल होने लगता है ना, और हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तब जाके हमारा ये बनता है ना। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम हम लोग सेटिंग प्रोसेस भी समझते हैं, ठीक है। तो सेटिंग प्रोसेस का मतलब आप थोड़ा गलत मत मीनिंग मत निकालिएगा। सेटिंग प्रोसेस का मतलब सीधा है कि ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें सेट हो जाता है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग इसका यूजेस, है ना। इसका प्रॉपर्टी समझ गए हम लोग, है ना, कि इसको पानी के कांटेक्ट में नहीं लाना है। तो इस पर एक सवाल भी मिलेगा ना कि क्यों हम लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए, जहाँ से मॉइस्चर को बचा सके। तो आपको यही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में एक और बात जानेंगे। जो डॉक्टर लोग रखता है प्लास्टर करने के लिए, वो एक्चुअली में प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, लेकिन उसको हम लोग पानी से छाप देते हैं। पानी का गीला एक तरह का लेप बना के किसी भी पेशेंट के हाथ में छाप दिया जाता है। अगर उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है या पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो ये पानी वाला रिएक्शन उसी समय होता है जब उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। उसको आधा घंटा का वेट करने बोला जाता है ना, हॉस्पिटल में, ताकि उसका प्लास्टर सूख जाए। और जैसे ही सूखेगा, जिस शेप में आपका हाथ है उस शेप में वो ले लेता है। पहले तो एक पट्टी जैसा लगाया जाता है ना, और पट्टी के ऊपर लगा दिया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो डॉक्टर लोग हॉस्पिटल में रखते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस रखते हैं, लेकिन जो हाथ में हमारा छप जाता है वो हो जाता है जिप्सम। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होता। हालांकि हम अपने डेली लाइफ में इसको प्लास्टर के नाम से ही जानते हैं, लेकिन ये हो क्या जाता है, जिप्सम, क्योंकि ये हार्ड बन चुका होता है। अब ये वापस हटने वाला नहीं है, इसको काट के निकाला जाता है ना। इसका देखते हैं हम लोग यूजेस। तो इसका पहला यूजेस है इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन। कभी कभी फ्रैक्चर्ड बोन को सेट करने के काम आता है, जिसका हाथ वगैरह टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है तो। और अगला है मीन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव आइटम एंड कास्ट फॉर स्टैचू। ये स्टैचू का ढांचा या सांचा बनाने के काम आता है, डेकोरेटिव आइटम बनाने के काम आता है, या खिलौना वगैरह या मूर्ति वगैरह बनाने के काम आता है। देख सकते हैं हम लोग ये सारा चीज़ कभी कभी क्ले से बनाया जाता है और कभी कभी हम लोग इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी बनाते हैं। अगला है इन यूज्ड इन हीलिंग एयर गैप्स फॉर और क्रैक्स इन द वॉल्स। अगर किसी का दीवार में क्रैक आ गया है या ऊपर में फ्लोर ये रूफ पे, छत पे आपका कहीं दरार पड़ गया, उसकी वजह से पानी चू रहा है, तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सेट हो जाएगा, उसके बाद हार्ड हो जाएगा, फिर आपका छत नहीं चुएगा। तो ये हमारा पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया है।
ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे साइंस में देखा जाए तो, या फिर पूरे एसिड बेस सॉल्ट में। यहाँ से सवाल ना आया ऐसा हो ही नहीं सकता, हर बार आता है, तो इसको आप जरूर देखें। एक सवाल सॉल्ट पे फिक्स है। अब सॉल्ट पे क्या फिक्स है वो पता नहीं, ब्लीचिंग पाउडर पूछ सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ सकता है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हाँ सॉल्ट से पूछेगा जरूर। और एक सवाल और पूछेगा जो आपके जस्ट पहले वाले वीडियो पार्ट 3 में था, इंडिकेटर के आधार पे, पीएच इंडिकेटर, वो पढ़ लीजिए और ये पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा एसिड बेस सॉल्ट से। तो ऐसा नहीं कि आप यही दोनों पढ़िए, आप चैप्टर 1 और वीडियो 1 और वीडियो 2 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे आने वाले फ्यूचर में भी। जब आप 11-12 में पीसीएम वगैरह या केमिस्ट्री लेते हैं तो भी इम्पॉर्टेंट है, और पूरे क्लास 10 का केमिस्ट्री इससे पढ़ने के बाद आपको आसान लगने ही लगेगा। मेटल नॉन मेटल में भी आधा से अधिक रिएक्शन इसी का है, और आपको जब कार्बन कंपाउंड पढ़ा जाएगा तो उसमें भी आपको आधा रिएक्शन पता चलेगा कि ऐसे ही याद हो जाएगा अगर ये पूरा चैप्टर अच्छे से आता है तो। ठीक है, एक सवाल हम लोग देख लेते हैं, केस स्टडी का सवाल है, एक है ना, एक गोविंद नाम का लड़का है 5 ml कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को एक टेस्ट ट्यूब में लेके और उसको हीट करता है ना। ही सॉ सम चेंजेस इन इट, तो वो हीट करता है तो वो देखता है कुछ उसमें चेंजेस, है ना। सवाल आपसे पहले पूछा गया है व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन मेड बाय गोविंद, क्या ऑब्जर्वेशन उसको नज़र आया सबसे पहली बार, है ना। तो आंसर है कि जब हम लोग इसको हीट कर रहे होंगे कॉपर सल्फेट, है ना, तो कॉपर सल्फेट .5H2O, तो इसका नाम होता है ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते हैं, है ना। तो जैसे ही हम लोग CuSO4.5H2O को हीट करते हैं तो ये जो हमारा .5H2O है वो इवापोरेट हो जाता है पानी से, और आपको पता है क्योंकि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इस वजह से ये कलर भी देता है, ये उड़ जाएगा तो कलर जो ब्लू था अब वो बन चुका है वाइट, तो ये वाइट कलर का। जैसे ही आप हीट करते देखा गोविंद ने, कुछ देर बाद जैसे इसका पानी उड़ गया तो ब्लू कलर आपको धीरे धीरे बदल गया वाइट पाउडरी सब्सटेंस में, है ना, जो कि क्रिस्टल नेचर का था। ए वाइट गैस इज इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर वेपर आपका उड़ गया और बच क्या गया CuSO4, पानी उड़ गया, CuSO4 जो कि एक वाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है। इसी में सेकंड सवाल है व्हाट प्रिकॉशन ही मस्ट टेक ड्यूरिंग हिज प्रोसेस, क्या इसको प्रिकॉशन लेना चाहिए इस प्रोसेस के दौरान। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को दोहराते समय, करते समय आपको एक ही प्रिकॉशन लेना होता है। मेन चीज़ क्या है कि आप प्रॉपर ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करें और अपने फेस को रिएक्शन होने वाले प्लेस से दूर रखें, टेस्ट ट्यूब से दूर रखें, है ना, यही वहाँ लिखा हुआ है ही मस्ट यूज़ हाई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। अच्छा, एक और यूज़ है कि आप जो टेस्ट ट्यूब यूज़ करें वो हाई अच्छे कंपनी का यूज़ करें और हाई बॉइलिंग यूज़ करें, मतलब ज़्यादा गर्म करने पे वो ब्रेक ना हो जाए, टूट ना जाए। कुछ होता है जो टूट जाता है बहुत जल्दी, तो वो यूज़ ना करें, तो उससे आपका पूरा रिएक्शन वेस्ट हो जाएगा। और अपने फेस को थोड़ा सा दूर रखें, है ना। ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है।